सभी को गुड आफ्टरनून। आज का जो टॉपिक है डिस्कस करने के लिए वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बारे में हमने अभी तक जो बताया है बेसिक रूप में पिछले क्लास हमने बताया कि सबसे पहले हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पार्टिकल उसको समझते हैं। अगर आई से डिनोट करते हैं हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पार्टिकल का मास m है और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस उसकी r है, तो उस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण mr² होता है। ये शायद सभी लोग क्लास में बैठे हुए अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगर बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सिर्फ पार्टिकल के लिए डेफिनेशन है या ये इक्वेशन है। अब हम करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। बॉडी, ये बॉडी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ भी थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन को यहाँ भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी रोटेशनल मोशन में एक्सिस ऑफ रोटेशन का होना जरूरी है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ये रोटेट करेगी, बॉडी करेगी, और बॉडी को हम जान चुके हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स जिनकी संख्या हम सीमित कर देते हैं और जनरली हम लोग n पार्टिकल्स से बनी हुई बॉडी मानते हैं, और उनकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें नहीं मालूम कौन से पार्टिकल हैं, लेकिन कोई किसी न किसी पार्टिकल को पार्टिकल 1 मानना पड़ेगा, पार्टिकल 2 कहेंगे, किसी को 1 कह दिया, हमने सपोज किया इसको 2 कह दिया, पार्टिकल 2 हमने ये ith पार्टिकल ले लिया, इसका मास mi, इसका m1, इसका m2 etc। तो अब ये इस सर्किल के रेडियस को लेके रोटेट कर रहा होगा, जिसकी रेडियस हम ri कहें। पार्टिकल 1 r1 सर्किल के रेडियस बना के रोटेट कर रहा होगा, पार्टिकल 2 r2 रेडियस के सर्किल पर रोटेट कर रहा होगा। ऐसे ही आप जितने भी इसमें पार्टिकल्स होंगे वो जो भी रेडियस होगी उस रेडियस के सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो अगर बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानना चाहते हैं तो सिंपल सा दिमाग लगाइए, पार्टिकल 1 को इंडिविजुअल मान के m1 r1² मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहोगे, पार्टिकल 2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहोगे, m2 r2², पार्टिकल 3 का m3 r3², ith पार्टिकल वाला mi ri², nth पार्टिकल का mn rn²। इन सबको जोड़ के या मिला के बॉडी बनती है या बनी हुई है। तो अब जोड़ना ही चाहिए, अलजेब्राइक सम लेंगे, m2 r2², दूसरे पार्टिकल का, इन सबके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम जोड़ते जा रहे हैं, प्लस डॉट 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 mi ri² और प्लस डॉट 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 mn rn²। इसी को हम एक टर्म से भी लिखने का तरीका जानते हैं, सिग्मा लगा देते हैं इतने बार लिखने के बजाय। mi ri² हमने लिखा जनरल टर्म, ठीक है, और इसमें i कहाँ से कहाँ तक है, i = 1 से लेकर। तो बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया
ये हम कहेंगे। किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्मा mi ri स्क्वायर होगा। समझ गए? चूंकि बॉडी को हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के रूप में नहीं देखते, इमेजिन कर लिया था, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में बॉडी के अस्तित्व को खत्म किए बिना, भाई तोड़ोगे तो वो पार्टिकल में बिखर जाएगी, टूटे बिना जो इकट्ठे हैं पार्टिकल्स तभी तो वो बॉडी के रूप में कहलाएगी। उसके बिना तो बॉडी कहाँ रह जाएगी? जब हम मेजर करने वाली बात होती है, जब इंडिविजुअल पार्टिकल हमारे पकड़ में नहीं है, तो हम इंडिविजुअल पार्टिकल के मासेस भी प्रैक्टिकली नहीं जानते। हम पूरी बॉडी का मास जानते हैं, बॉडी को एक पार्टिकल की तरह मान के चलते हैं, राइट? तो उस समय अगर हम जो प्रैक्टिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखना हो तो m टोटल लेना पड़ेगा, उसी को हम तौलेंगे, उसी को का वजन लेंगे, यानी उसका मास कंसीडर करेंगे। लेकिन हम r में अटक गए कि यहाँ पर बॉडी जो बनी हुई हमारे समझदारी के अनुसार बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है। हिंदी मीडियम वाले कण समझे पार्टिकल को, तो इंडिविजुअल कण कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट हैं, वितरित हैं बॉडी के अंदर। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास भी कोई कण होगा, या उसके ऊपर भी आ रहा होगा, इसके बगल में भी होगा, बहुत दूर भी होगा, सरफेस पे भी होगा। तो ये वेरिएबल रेडियस हैं, सबकी अलग अलग रेडियस है। तो हम ये हमारे बस का नहीं है, ना हम पार्टिकल को पकड़ पा रहे हैं मास के लिए, ना हम इंडिविजुअल दूरी जान पा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो एज ए होल उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से एक इफेक्टिव एक्सिस ऑफ रोटेशन हमें लेनी पड़ेगी, और वो इफेक्टिव माने प्रभावी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस बनती है, उसको हिंदी में घूर्णन त्रिज्या और अंग्रेजी में रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m के स्क्वायर से प्रैक्टिकली डिफाइन करते हैं। थ्योरेटिकली तो सिग्मा mi ri स्क्वायर, और प्रैक्टिकली m के स्क्वायर, जहाँ पे m मास ऑफ दी होल बॉडी है और के रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि हमने एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस होने पे, m मास होने पे mr स्क्वायर पता था। अगर ये सर्कुलर पाथ ये बनता है, पार्टिकल अगर यहाँ होता तब भी mr स्क्वायर कहते, यहाँ होता तब भी वही कहते, और फिर मोशन में तो वो पूरे सर्कुलर पाथ पे चलता फिरता रहता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सिंपलेस्ट इस रूप में रिंग हुआ करती है। क्या होती है? रिंग में सारा मास एक फिक्स डिस्टेंस r पे ही होता है। इसमें इस बॉडी की तरह नहीं है कि कुछ मास यहाँ है, कंटिन्यूअसली जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन से बाहर तक, बाउंड्री तक फैला हुआ है। समझ रहे हो मेरी भाषा? लेकिन रिंग में ऐसा नहीं है, कोई मास r डिस्टेंस या एक्सिस जो हमारी त्रिज्या है उस पे ही है, सारे मास उसी पे है। तो इसमें अगर आप लिखते तो m1 r1 स्क्वायर की जगह m1 r स्क्वायर लिखते, अगर बहुत सारे मासेस हैं तो m2 r स्क्वायर लिखते, m3 r स्क्वायर लिखते, ऐसे ही
ml r स्क्वायर लिखते हैं। इसमें जब ये चीज कांस्टेंट हो गई, समान हो गई, तो आप r स्क्वायर बाहर निकालते और यहाँ सिग्मा mi लिखते, i इक्वल टू 1 to n, तो r स्क्वायर और सिग्मा mi जो है कैपिटल M होता है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर लिखा जाता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा भी होगा, mr स्क्वायर होता है। लेकिन हमने रिंग के जैसा ही इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे लगता है कि ये रिंग के रूप में बॉडी है जिसमें रिंग की रेडियस k है। ऐसा नहीं दिख रहा है इस फॉर्मूले से देख के। तो अब इसकी जो डेफिनेशन बनेगी रेडियस ऑफ गायरेशन की, तुलना करके रिंग से, कि रेडियस ऑफ गायरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो डिस्टेंस है जहां पे नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास इफेक्टिवली के डिस्टेंस पे रिंग के रूप में कॉन्सेंट्रेट। समझ में आएगा? माने है नहीं वो मास वहां, लेकिन एक रिंग हमने के रेडियस की कल्पना करी और उसके रेडियस वाली रिंग के समान ही पूरी बॉडी का मास वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन आप समझिए। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास विद स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन। और जो मैथमेटिकल डेफिनेशन के की देते हो कि वो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से जिसके स्क्वायर को बॉडी के मास से मल्टीप्लाई कर देने पे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें प्राप्त हो जाता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं? बॉडी में मास है जरूर, डिफरेंट डिस्टेंस पे। जब बॉडी रोटेट करेगी तो हम इफेक्टिवली रेडियस ऑफ गायरेशन वाली डिस्टेंस पे सारा मास को इफेक्टिवली माने प्रभावी रूप से या तुलना के रूप में हम वहाँ पे एज्यूम करते हैं। ना वो दूर है, ना एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास है, कहीं किसी दूरी जिसको गुणन दूरी कह सकते हैं या उस त्रिज्या पे जिसको हम गुणन त्रिज्या कह सकते हैं, वहाँ पे सारा मास एज्यूम टू बी कंसिडर। माने एज्यूम का मतलब जानते हो ना? ठीक है, एज्यूम्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड और स्प्रेड आउट। ठीक है, तो इस तरीके से आप रेडियस ऑफ गायरेशन को समझ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूँगा। ये केवल यही डेफिनेशन नहीं है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं आपको एक अच्छी सी बात बताना चाहता हूँ कि आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ते हो? उसमें इंटीग्रेशन का साइन पढ़ा है? ये वाला। ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इसका भाव समझिए। इंटीग्रेशन का मतलब शाबाश, टू सम अप, जोड़ना ही होता है। किसी जमाने में जब ये साइन नहीं बना था, शुरुआत में इंटीग्रेशन का साइन सिग्मा ही लिया जाता था। ये बात आपको पहले से पता नहीं है। इंटीग्रेशन की शुरुआत में इंटीग्रेशन का साइन ये हुआ करता है। ठीक है, अब जैसे हमने बॉडी ली और अलग अलग डिस्क्रीट पार्टिकल्स हमने माने, ठीक है।
लेकिन वास्तव में बॉडी कंटिन्यूअस होती है, सतत होती है, शुरू होती है तो खत्म ही नहीं होती, बीच में कहीं गैप ही नहीं दिखाई देता। जहां गैप ना हो वहां हम ये साइन यूज नहीं कर सकते, ये बाद में रियलाइज किया जाए। समझ में आ रही बात? ये सिर्फ गैप वाली चीजों को, इंडिविजुअल चीजों को सम करने के लिए है, डिस्क्रीट चीजों को। जहां कंटिन्यूअस का कंसेप्ट हो, कोई कर्व है जो तुमने एरिया बोल रहे हो, जो भी करना है, वहाँ कंटिन्यूअस वाले में एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं, जैसे लेंथ में dx ले लिया, एरिया में dA ले लिया, वॉल्यूम में dV ले लिया, मास में dm ले लिया। समझ गए ना? तो ये इंटीग्रेशन साइन इसमें कन्वर्ट होती है। बॉडीज ज्यादातर कंटिन्यूअस होती है, तो ये डेफिनेशन हमारी क्लासिकल लेवल पे है, शुरुआती लेवल पे ये इक्वेशन दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज दैट ये एक लंबी रॉड है, इसका मास m है। कंसेप्ट पहले समझाऊंगा, फिर डेफिनेशन यहाँ लिखूंगा। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने बीच में सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एज्यूम कर ली, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है। क्या करें? हम कैलकुलस मेथड इसमें यूज करेंगे। जितने डिराइव्ड फॉर्मूले आप यूज करते हो उसमें कैलकुलस वाले फॉर्मूले से ही निकलते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि इसकी जो आपने ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है सिग्मा mr², इसके बजाय कैलकुलस के फॉर्म में ये लिखी जाएगी r² dm। ये भी फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समझ लीजिए। जैसे आपने सिग्मा mr² बैठा रखा है अपने दिमाग में लिखने में, वैसे ही सिग्मा से इंटीग्रेशन का साइन लगाना है, और जो r² है मैं जैसे हम बॉडी कहते हैं I = 1 to n, यहाँ भी तो लिमिट्स लगती है। ये जो हमने 1 to n लिखा है, ये क्या है? लिमिट्स ही तो है। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते हैं? यही तो करते हैं, लिमिट्स लगाते हैं। तो अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का निकालने का? आप जानते हो, जब आपने कैलकुलस पढ़ी होगी, पहले Δy/Δx से पढ़ना शुरू किया होगा, फिर आपने लिखा होगा लिमिट Δx → 0। जब आपने हिस्ट्री में जाओगे उसको, फिर इसी को कन्वर्ट dy Δx → 0 का मतलब होता है कि जो सेपरेशन है वो छोटा होते इतना छोटा है कि लगभग 0 के बराबर है, वो इंस्टेंटेनियस हो जाता है। डिफरेंशियल में क्या होता है? एक क्षण का एक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं आप, उस लिमिट को छोटा करके 0 नहीं होता, टेंड्स टू 0। समझ गए? ये समझने वाली चीज है। भले ही आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में तभी आएगा जब आप इस चीज को यंत्र की तरह, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह मैथमेटिक्स को यूज करते हो। उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, इसलिए मैं बताना जरूरी समझ। तो इसी को आप लिख देते हो dy, लिखते हो कि नहीं? अब ऐसे हमने समझने के लिए यहाँ पे छोटा सा कैलकुलस मेथड में हम पार्टिकल नहीं लेंगे, टोटल लेंथ हम इसकी L लेते हैं, सपोज करते हैं आधी लेंथ L/2 हो गई। यहीं पे हमने x दूरी पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इसको एलिमेंट बोलते हैं, जिसकी मोटाई dx है और इसका मास dm, डिफरेंशियल मास m की जगह dm लिया जाता है इसको फॉर्मूले। आर यू क्लियर? और dm अगर टोटल मास इसका m है, तो इस रॉड का मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा? पर यूनिट लेंथ बताएंगे? बताएं? m/l। ठीक है, l हमने छोटी ली है, बड़ी ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है।
m बाई एल होगा। dm हमें निकालना होता है, क्या निकालना होता है? dm। जो डिफरेंशियल देखने में तो हमने चौड़ा बनाया है, लेकिन ये ध्यान रखें कि d डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा है वो इतना छोटा है कि टेंस टू इसकी मोटाई dx इस डेल्टा x टेंस टू 0 है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, therefore dm इक्वल टू, dm का मतलब है मास ऑफ एलिमेंट विद थिकनेस dx। समझ गए? इसी समझ गए? तो कितना होगा, इनटू यूनिट लेंथ का m बाई एल और dx लेंथ का m बाई एल इंटू dx। अब ये फॉर्मूला जो r स्क्वायर dm है, वेरिएबल हमने यहाँ x ले लिया है, तो यही फॉर्मूला मॉडिफाई होके I इक्वल टू एक्स स्क्वायर dm लिखा जाएगा। r तो जनरल चीज है, वो x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, आर यू क्लियर और नॉट? अब ये जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आप जानते हो अच्छे से, I इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12 पढ़ा आपने? इसी को डिराइव करने जा रहा हूँ बातों बातों। अब देखिए कितने जल्दी से इसका डेरिवेशन आता है। हमने एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखा देने दिया और m बाई एल इंटू डी एक्स जो dm निकाला है वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू m बाई एल इंटू डी एक्स। अब लिमिट लग जाएगी, कहाँ से कहाँ तक ये रॉड एग्जिस्ट करती है, माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू, कहाँ तक मास है, यही तक तो है। तो अब आप इसमें m बाई एल, ये कांस्टेंट है, रॉड का मास कांस्टेंट है, उसकी लेंथ कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है वो अंदर रहेंगे m बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन है, इसको डबल भी कर सकते हो, 0 टू एल बाई टू आती है आपको कैलकुलस। माइनस एल बाई टू एल बाई टू के बजाय 0 टू एल बाई टू करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। अब आप इसका एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये कितना हुआ, मैं कहाँ मिटा दूँ, यही मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ लिखता हूँ। ये हुआ 2m बाई एल एक्स क्यू बाई 3 0 टू एल बाई टू, तो 2m बाई एल एल क्यू 3 इंटू 3 बार 2 2 2 कितना हुआ, ये 4 हो गया, 2 8 जा 4, ठीक है ना। अब ये 3 इंटू 4 और एल से क्यूब करते स्क्वायर, क्या फॉर्मूला आ गया या नहीं, इतना आसान हो गया। आपकी समझ में घुसा कि नहीं घुसा, कि मास जो फैला हुआ था रॉड में, उसमें हमने एक स्टेप या एलिमेंट जिसकी चौड़ाई dx थी उसको कंसीडर किया टू अप्लाई कैलकुलस मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफिकल्ट लग रहा? अगर आपको ये दिमाग में बैठ जाता है कि ये एक्स स्क्वायर dm होता है, उसके बाद कौन सी मैथमेटिक्स लंबी चौड़ी हो गई क्या? dm का मतलब समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि नहीं? तो आगे कुछ समझाना है इसमें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जानने का। आप देखिए इसमें रिंग का तो आप देख चुके हैं, उसका हमें दिखाने की जरूरत नहीं, उसमें तो वेरिएशन है ही नहीं, मास की डिस्टेंस, सारे मास की डिस्टेंस, सारा मास आर डिस्टेंस पे ही डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन हम डिस्क लेते हैं, क्या लेते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क।
एग्जाम्पल्स आपके सिलेबस में लिखे हैं, इसलिए उन्हीं में से ले रहा हूँ। रेल आ चुके हैं और एक थिन रॉड है ना, उसका भी लिखा था, वो भी मैंने कर दिया। अब डिस्क लेते हैं। अब डिस्क का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक डिस्क बना के देखते हैं। ये डिस्क होगी, ठीक है। अब इसमें ये सेंटर है, तो सेंटर से इसके परपेंडिकुलर प्लेन के सेंटर से पास होने वाली एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लेते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है या द्रव्यमान का छोटे छोटे कणों में जो फैलाव है तो कंटिन्यूअस, लेकिन वो लंबा लंबा नहीं फैला, इसमें सर्कुलरली फैला हुआ है। तो अब हम डीएम कैसे लें इसमें, हम क्या करेंगे, अब ये सामने से तो कम दिख रहा है, तो हम इसके लिए सामने सामने उसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं। हम इससे, वैसे तो रेडियस इसकी आर है, लेकिन एक्स डिस्टेंस वेरिएबल के रूप में वो एक्स कहीं भी ली जा सकती है, इसलिए उसको वेरिएबल के रूप में कंसीडर करते हैं। और डीएक्स मोटाई की एक स्ट्रिप या एलिमेंट ले लेते हैं, और इसकी रेडियस कितनी है लेनी पड़ेगी, एक्स लेंगे। और इसका जो मास है इस डिस्क का वो m ले लेते हैं, और इसकी रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने R ले लिया, ठीक है। अब चूंकि वो एरिया में फैला हुआ है, जैसे मास पर यूनिट लेंथ लिया था, यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क, मास पर यूनिट एरिया ऑफ द डिस्क कितना होगा, m अपॉन एरिया कितना है इसका सरफेस का, अब dx मोटाई वाली ये जो है इसका एरिया हमें जानना पड़ेगा। इसका एरिया क्या निकालें, इसकी सरकमफ्रेंस हुई, जैसे इसी को, ये स्ट्रिप आपके सामने dx मोटी है, इसी को बीच से एक जगह तोड़ के फैला दो तो एक रेक्टेंगल हुआ हो जाएगा लंबा लंबा, मोटाई उसकी dx है, और उसकी लंबाई कितनी होगी 2 पाई, तो एरिया कितना बना 2 पाई x। तो यहाँ पे dm क्या हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझा दिया है मैंने शब्दों में। तो dm होगा मास पर यूनिट एरिया m अपॉन पाई r स्क्वायर इंटू 2 पाई x। कॉन्सेप्ट बदल गया, पाई से पाई कट गया, तो ये क्या होगा 2m अपॉन r स्क्वायर इंटू x dx। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमने अभी क्या रटाया आपको, एक्स स्क्वायर बी, यहाँ भी वही लगा दिया। अब तुम ही बताओ हमको कि डिस्क के केस में मास कैसा फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक फैला है, कहाँ से शुरू कहाँ पर खत्म, सेंटर से शुरू परिधि पे या सरकमफ्रेंस पे खत्म। तो मास का जो फैलाव है वो कहाँ से कहाँ तक है, वही लिमिट उसकी हो गई। तो क्या लगेगा 0 to r x स्क्वायर, ये m अपॉन पाई r स्क्वायर, नहीं सीधा सीधा 2m अपॉन r स्क्वायर x dx, राइट। ये 2m अपॉन r स्क्वायर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, ये आ जाएगा 2m अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ हुआ कितना हुआ x क्यूब dx 0 to r। आर यू क्लियर? अब x क्यूब dx कितना आएगा, और I इक्वल टू 2m अपॉन r स्क्वायर x टू द पावर 4 अपॉन 4 0 to r। अब क्या आएगा, निकालो
अपने आप आ गया है, और I इक्वल टू 2m अपॉन r स्क्वायर r टू दी पावर 4 अपॉन, क्या ये समझाना पड़ेगा? r रखेंगे फिर 0 रखेंगे, बीएससी में आ गए हो, ये सब स्टेप नहीं करना, ठीक है? डायरेक्टली समझ लीजिए, r टू दी पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर कटा बचेगा, यानी mr स्क्वायर बाई, ठीक है? दो एग्जाम्पल हमने आपको समझा दिए। एक हमने जो रॉड है L लंबाई लिए हुए, उसका सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस जो कि उसकी लंबाई के लंबवत है या परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने प्लेन, एक चीज ध्यान रखें, जब भी प्रॉब्लम करें, ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, किसी भी क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रोटेशन को जाने बिना आंसर नहीं ढूंढेंगे। समझ में आ रही बात? अब मैं तुम्हें कुछ और बातें बताना चाहता हूँ, फिर आगे स्फीयर वगैरह हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे, लेकिन कुछ बातें बताना चाहता हूँ। समझ में आ रहा? एक नई चीज आपने आर स्क्वायर डीएम या एक्स स्क्वायर डीएम और सीख ली है, सिग्मा आर स्क्वायर के से, जो कि बेटर है, एलिमेंट्री डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है सिग्मा आर स्क्वायर के, लेकिन व्यवहारिक रूप से मैथमेटिकल फॉर्म में किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमने एक्स स्क्वायर डीएम भी सीख लिया, और उसी से हमने ये दो डेरिवेशन करे, राइट? मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं पहले से। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मामला सुलझाने के लिए दो थ्योरम बनाएंगे, वो है एक थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। इसको मैं क्लास में नहीं कराऊंगा, क्योंकि पिछले साल मैंने कराया था, तो उसका वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, उससे पढ़ लेना। तो ये होती है I इक्वल टू ICM प्लस, बोलो, अब इसका चित्र बना के देख लेते हैं कि सिर्फ ये हमने लिख दिया है, एग्जाम में है क्या, ये इसमें किसी को डाउट तो नहीं है कि हमने डेरिवेशन किया? अब बुक में देखोगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इसमें ये होता है कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम ICM कहते हैं। CM का मतलब सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली है। लेकिन कभी हमें बॉडी को रोटेट किसी और एक्सिस के अबाउट करना पड़ा तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वही तो नहीं रहेगा। जब हम ओरिजिनल डेफिनेशन देते हैं, जो शुरुआत में सिग्मा MR स्क्वायर या एक्स स्क्वायर डीएम करी है, वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट है, डिफाइन करना, ठीक है? अब आप देखिए, इसमें ICM हम कह रहे हैं ये, लेकिन we are interested in finding the moment of inertia about this axis, which is at distance h from the axis of rotation. Axis of rotation ये थी जो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली है, लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं इसके अबाउट। इसके अबाउट हम कह रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं कि I है, जो हमें निकालना है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM में इतना जुड़ जाएगा बॉडी का मास इनटू इनके दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन। सबने पढ़ा हुआ। अब एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि जैसे ये रॉड हमने ली थी, इसकी लंबाई के लंबवत या परपेंडिकुलर इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। और इसका फॉर्मूला हमने जान लिया है, डिराइव भी करके देख लिया है। अगर
किसी क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में यही घुमा फिरा के पूछते हैं। उसने एक्सिस ऑफ रोटेशन कह दिया कि हम इसे किनारे से रोटेट करा, ठीक है। यानी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानना है एक थिन रॉड का जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो कि एक किनारे से, रॉड के एक किनारे से होकर गुजरती है और उसकी लंबाई के लंबवत। हिंदी वालों के हिसाब से बोल दिया सेंटेंस, समझ में आ गया? नहीं, लंबाई ये है, इसके लंबवत ये एक्सिस होगी, यानी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। तो इसके अबाउट आई कहलाएगा। तो अब आई इसके अबाउट कितना निकलेगा? आई इक्वल टू आई सी एम प्लस एम, एच की जगह में हो जाएगा, इसके बीच की दूरी कितनी है? एल बाई टू का, ये हुआ एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, 3 एलसीएम लिया 12, तो 3 प्लस 1 4 एम एल स्क्वायर अपॉन, इतनी गणना कर लोगे? तो एम एल स्क्वायर बाई 3 इसका आंसर होगा, इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा। अगर आप एक किनारे से पास होने वाली एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ द रॉड है, तो इसके अबाउट तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 था, लेकिन इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा। समझ लिया? ये हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करके निकाला। अगर हम यहाँ लेते जो कि L/4 दूरी पे होता तब कुछ और निकलता। तब कितना निकलता? I इक्वल टू एम एल स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम इंटू L/4 का होल। अब मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस पता होनी चाहिए, mh स्क्वायर हमें इस्तेमाल करके उसमें जोड़ देना है। किसमें? ICM वाले, राइट। अब जैसे रिंग है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ICM होता है मास स्क्वायर। रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट हो सकता है। हम एक किनारे यहां से कराते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बीच की डिस्टेंस r है, तब क्या होगा? इसके अबाउट हो जाएगा mr स्क्वायर को ICM हो गया और प्लस mh स्क्वायर, h कितनी है? mr स्क्वायर, यानी 2mr स्क्वायर भी आ सकता है। If you consider moment of inertia at the circumference of the ring perpendicular to the plane of the ring, then the moment of inertia of the ring about that axis will be 2mr square। ये हम लोगों ने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को इस्तेमाल करके देख लिया है। कोई डिफिकल्टी समझने में? डिस्क में इस्तेमाल करो, जिसका हम चित्र नहीं बना रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट mr स्क्वायर होता है बाई 2 होता है, लेकिन अगर सर्कमफ्रेंस से पास करा दो इसी के पैरेलल, उसके अबाउट आप रोटेट कराओगे तब कितना आएगा? ओरिली कैलकुलेट करके हमें बताएं। शाबाश, ICM प्लस mr स्क्वायर कर दिया सर्कमफ्रेंस, mh स्क्वायर, तो I इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, तो कितना निकलेगा? कभी किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है, अगर वो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्वेश्चन पूछने वाला नहीं बताता है तो उससे पूछिए अबाउट विच एक्सिस ऑफ रोटेशन, किस घूर्णन अक्ष के परिता आप हमसे जड़त्व आघूर्ण जानना चाह रहे हैं, ये उससे पूछिए और उसके बाद ही जवाब दीजिए। ज़्यादातर जो लिखित में परीक्षाएं होती हैं उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बताई जाती है,
उसी के हिसाब से आपको आंसर या उत्तर ढूंढना पड़ता है। आर यू क्लियर और नॉट? अब मैं दूसरी थ्योरम के बारे में उसका यूज करना पड़ता है।